लास्ट टाइम तो आप डिस्कस कर रहे सी SHM दी एग्जांपल्स दे बारे, है ना। तो आज बेटा एग्जांपल तो एको ही करनी है आप, बट नाल एडिशनल टॉपिक भी करांगे। पर वो एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और उसका कंसर्न पिछले टॉपिक्स दे नाल भी है, सिलेबस दे नाल भी है ते इंपॉर्टेंट भी है। हुण देखो सिचुएशन की है पुत्र, सिचुएशन है कि अगर असी ये मान लीए सो आ बेटा अर्थ है। हुण थ्योरेटिकल परपसेस ਲਈ ਅਸੀਂ अर्थ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਇੱਕ सॉलिड स्फीयर मानते हैं। तो आ साडी अर्थ हो गई और आ मान लो अर्थ का सेंटर है ते आर अर्थ का रेडियस है, एम अर्थ का मास है ते स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जिहड़ी कि इहदे बराबर है। हुण इस टॉपिक का हेडिंग जो है वो आप लिखन जा रहे हैं पहला, फिर उस तो बाद इस पूरी डिस्कशन नूं आपां एक्सप्लेन करांगे सारे पॉइंट्स नूं और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दसिया, इंटरेस्टिंग भी है। वो की है पुत्र, देखो हेडिंग लिख लो, व्हेन सॉरी हेडिंग इतना लिख लो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ an oscillating body dropped in a tunnel passing through the center of earth। ਹੁਣ इस गल नूं एक्चुअली ये जिहड़ी सिचुएशन है वो प्रैक्टिकली तो पॉसीबल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसीबल कि आपां अर्थ दे अंदर एक पोल तो दूसरे पोल तक टनल थ्रू सेंटर है ना बनाइए। तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि आ साडी अर्थ है पुत्र, आ अर्थ का सेंटर है, रेडियस है, मास है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। और आ मैं ड्रॉ करने लगा कि मान लो आ एक टनल है, तो सपोज इधर नॉर्थ पोल है ना, आप कहते हैं जिदा आ साउथ पोल है, सो आ टनल है। हुण आपां की कीता पुत्र, क्वेश्चन की है कि अगर असी मान लो नॉर्थ पोल ते खड़े होके एक ऑब्जेक्ट नूं ड्रॉप कीता, हुण अगर
इस ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ऑब्जेक्ट ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸਨੂੰ अर्थ हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, पहला पॉइंट। हुण होएगा कि जदों तुसी ऑब्जेक्ट नूं पोल तो बेटा ड्रॉप करोगे तो अर्थ उन्होंने अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता होया नीचे में इदा आएगा ना, इदा आएगा। हुण क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा वा तो ये स्पीड अप होएगा, स्पीड अप। तो इसका मतलब जदों ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ पहुंच रहा तो ये स्पीड अप हो रहा, और जदों ये अर्थ के सेंटर ते पहुंच जाएगा इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। नाउ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ये ऑब्जेक्ट हुण सेंटर ते रुकेगा नहीं, ये ओवरशूट कर जाएगा। और जितना ही ये ऑब्जेक्ट सेंटर को ओवरशूट करके आगे जाएगा पुत्र, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी का डायग्राम के अकॉर्डिंगली इधर डाउनवर्ड नजर आ रही है। पर जदों ऑब्जेक्ट नीचे ਨੂੰ जाना शुरू होया तो अर्थ का सेंटर इनू दोबारा फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगेगी टूवर्ड्स द सेंटर। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होने करके इनू स्लो डाउन करेगी। तो वो ऑब्जेक्ट जदों दूर जा रहा वो स्लो होएगा और इत्थे पोल ते पहुंच के वो रुक जाएगा, और रुकन तो बाद दोबारा फिर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होएगा। अगेन अर्थ के सेंटर पे पहुंच के वो मैक्सिमम स्पीड होने करके रुकेगा नहीं, ऊपर में ओवरशूट कर जाएगा। तो इस तरीके ना वो की करेगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। ना कि इतना नहीं होना कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट इथों ड्रॉप किया वो इथों दी बाहर निकल गया, इस तरह का नहीं होएगा। तो ये आइडिया कंसेप्ट समझ आया पुत्र? हाँ, तो ਇਹਦਾ मतलब ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ याद रखनी है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस टनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ अर्थ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा। और ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ऑसिलेशंस है उन्होंने ऊपर जिहड़ियां ऑसिलेशंस हो रही हैं वो SHM है कि नहीं है, क्योंकि अगर एक बार ये प्रूव हो जाए कि SHM है तो इट मीन्स साडे लिए काम सौखा हो जाएगा प्रूव करना कि टाइम पीरियड कितना हो। हुण देखो पुत्र, हुण उहदे लई थोड़ा जिहा ग्रेविटी नूं दिमाग च लैके आए। तो अगर ये फार्मूला ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो रो है डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो आप इन्हें लिख सकते हैं मास ओवर ठीक है वॉल्यूम। तो हुण मास जो है आप नंबर 1 करते हैं, तो आ m की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करते तो स्मॉल g comes out to be, जब आ वैल्यू पुट करेंगे अपन तो स्मॉल g ऑन द सरफेस कितना हो गया, नंबर 2। अच्छा हुण ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? देखो कि आ स्मॉल g ਦੀ वैल्यू किथे है, ये स्मॉल g ਦੀ वैल्यू है ऑन द सरफेस इथे।
उत्ते g की वैल्यू g डैश है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेविटेशन वाला यूनिट कवर अप कर चुके हैं कि जिदा जिदा असी अर्थ के सेंटर की तरफ जाने डेप्थ इंक्रीज होंदी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होंदी है, घटती है ना। ये मतलब 7th यूनिट का ग्रेविटेशन वाला कंसैप्ट आना चाहिए याद सानू 6th यूनिट का। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है पुत्र, इस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g डैश। हुण आ वाला पॉइंट सेंटर तो कितनी दूर है? तो आ डिस्टेंस है रेडियस। तो आ जिहड़ा पॉइंट है ये सेंटर तो कितनी दूर है? तो आप इनू मान लेते हैं लेट दिस डिस्टेंस बी x। तो इना मतलब g डैश की हो गया, आई फार्मूला है x। वो क्यों? क्योंकि आ जिहड़ा पॉइंट है एदी दूरी सेंटर तो कितनी है? रेडियस के बराबर, तो इथे r है। तो आ वाला पॉइंट सेंटर तो कितनी दूर है? x। तो इस करके इथे g डैश की वैल्यू की है, बाकी फैक्टर दा कांस्टेंट है। अच्छा, नाल ही थानू याद आना चाहिए पुत्र, ये गल भूलियो ना कि कोई भी जिहड़ी बॉडी है जदों अर्थ के सेंटर ते पहुंचती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। इस करके अर्थ का सेंटर जिहड़ा वा वो बॉडी ਲਈ ਕਿਹੜੀ पोजीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। और ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ पार्टिकल है वो मीन पोजीशन तो कितनी दूर है? x। हुण इस पार्टिकल का मास m है और ये पार्टिकल इस वक्त जिस जगह पे है उत्थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g डैश। तो ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स कितनी लगेगी पुत्र? फोर्स लगेगी mg डैश। क्योंकि किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फोर्स हमेशा की लगती है? उस बॉडी का मास इनटू उस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो mg डैश। और ये mg डैश जिहड़ी फोर्स लग रही है ये एक्चुअली किहदे बराबर है? रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर। सो हियर वो मैं क्यों गया रीस्टोरिंग फोर्स? क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन किधर नु है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हुण चेक करो, जदों ये फोर्स आ बॉडी इधर नीचे नु आएगी, इधर नीचे नु आएगी, इधर नु आएगी। सपोज करो ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ वाला पार्टिकल ਇੱਥੇ पहुंच ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर रखनी है। मतलब आ ਜਿਹੜੀ फोर्स है वो हमेशा मीन पोजीशन वाला है, तो इस करके ये रीस्टोरिंग फोर्स है। सो हियर रीस्टोरिंग फोर्स है F माइनस mg। माइनस तो तक साइन लगाया डायरेक्शन दसने, माइनस m g डैश की वैल्यू आ गई। हुण इस इक्वेशन दे विच आ सारियां टर्म्स कांस्टेंट्स है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ रीस्टोरिंग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x इक्वेशन ऑफ SHM। ਇਹਦਾ मतलब इस जगह तक आके साडे कोलों ये प्रूव हो गया कि अगर कोई भी पार्टिकल टनल दे विच ड्रॉप किया जाएगा, किहड़ी टनल च? ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੀ सेंटर ऑफ अर्थ जो पास कर रही है, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ पार्टिकल है वो SHM मोशन एग्जीक्यूट करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव कर दईए तो टाइम पीरियड कितना निकलेगा? तो फॉर SHM टाइम पीरियड कितना लिखा जाता पुत्र? याद है क्वेश्चन? 2 पाई अंडर रूट m बाय k। हुण k की वैल्यू कितना निकालांगे पुत्र? जेडी स्टैंडर्ड
इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3/4 पाई 0 है ना, वही आ गया। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ g और डेंसिटी ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਹੈ, तो ਜੇ ਆਪਾਂ डेंसिटी ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ 3/4 ਪਾਈ g, ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ m, और आ वाली टर्म ऊपर चल जाएगी 4/3 पाई r क्यूब, तो आ वाले कैंसिल आउट हो जाने आपस में, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम पीरियड कितना आएगा पुत्र r क्यूब बाय g, तो अभी आ फार्मूला भी टाइम पीरियड ਦਾ आ गया। अच्छा ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ gm ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, स्मॉल g r स्क्वायर, ਇਹ टाइम पीरियड। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ, याद आया कुछ? ਇਹ टाइम पीरियड ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ उस टनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਟਨਲ ਥਰੂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਰਥ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ दूसरा ਉਹਦਾ टाइम पीरियड तो आ टाइम पीरियड है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, आ टाइम पीरियड है इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, और ये टाइम पीरियड है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो मतलब वो डिपेंड करेगा भी ऑप्शन च ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਤਰ? सब नु क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ तो आ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। नाउ ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो इनिया दो और एग्जांपल्स है एसएचएम ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ऑसिलेशंस ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਟਰਮ ਸੁਣੋਗੇ, फ्री ऑसिलेशंस, undamped oscillations, damped oscillations, forced oscillations, resonant oscillations। तो बेटा गल सिंपली इन्नी की है, देखो अगर थोड़े कोल एक सिंपल पेंडुलम है तैयार किया हुआ, तुसी की देखते हैं कि थोड़े कोल एक थ्रेड है, उस थ्रेड का एक एंड आप ऊपर सस्पेंड करता है और
फ्री एंड के उपर आप एक बॉब अटैच करके उस बॉब नूं पकड़ के एक साइड नूं लिजा के छड्डता, तो वो पेंडुलम जो ऑसीलेट कर रहा तो अपने आप मतलब एक बार आप डिस्टर्ब किया उस तो बाद वो अपने आप ऑसीलेट कर रहा, तो उन्होंने ऑसीलेशंस नूं बेटा असीं बोलते हैं फ्री ऑसीलेशंस। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट मीनस वो जिहड़ा तुहाडा ऑसीलेटिंग बॉडी है वो अपने आप अपनी एक नैचुरल फ्रीकुएंसी के नाल ऑसीलेट करती है, उन्होंने असीं कह दिंदे आ कि ये फ्री ऑसीलेशंस है, मतलब उहदे ते कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इंपोज नहीं कीतियां, है ना। हुण फर्क नूं समझियो, हुण जिद्दां मान लो असीं पार्क च जाने, पार्क च गए तो मान लो साडे नाल एक से छोटा बच्चा भी है ना, वो जिद कर रहा कि मैं झूला झूलना है ना, पींग झूटनी है, तो तुसी उस बच्चे नूं सीट ते बिठा के की कीता कि उस पींग नूं थोड़ा जिहा पिछे नूं ले जाके छड्डता, ठीक है, और वो बच्चा उत्ते बैठा हुआ इंजॉय कर रहा, और एक बार पिछे ले जाके तुसी छड्डता और दूर जाके खड़े हो गए, है ना, तो अपने काम च बिजी हो गए, तो पींग अपने आप जो चल रही है तो वो फ्री ऑसीलेशंस है, उन्होंने असीं कहने आ फ्री ऑसीलेशंस। पर दूसरी गल तुसीं नोट की होएगी पुत, कई बार की हुंदा वा कि जदों आपां पींग नूं पिछे ले जाके छड्डिया, है ना, वो ऑसीलेट की, फिर साडी तरफ आई, असीं फिर थोड़ा जिहा पुश करता, फिर वो वापस आई, फिर पुश करता। हुण इहदे विचों जिहड़ी तुहाडी स्विंग है वो फ्रीली नहीं ऑसीलेट कर रही, असीं फोर्स लगा के, है ना, लगा रहे हैं, तो वो ऑसीलेशन है फोर्स्ड ऑसीलेशंस। तो फ्री ऑसीलेशंस एंड फोर्स्ड ऑसीलेशंस च फर्क है। तो फ्री ऑसीलेशंस का मतलब की है कि जदों बॉडी अपनी नैचुरल फ्रीकुएंसी के नाल ऑसीलेट करती है कि वंस इट इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जदों एक बार वो डिस्टर्ब कर दी गई उस तो बाद फिर आपां उन्होंने अपने आप ऑसीलेट करन दिंदे आ, तो वो फ्री ऑसीलेशंस है। क्लियर? समझ आ रही पुत्र? पर ध्यान दियो आ जिहड़ियां ऑसीलेशंस है इन्हां नूं असीं किस तरह याद रखना कि अगर थोड़े सामने एक बॉडी ऑसीलेट कर रही है ना, तो उन्हें मैं डायग्राम के नाल समझा रहा कि मान लो बॉडी ने ओ तो ऑसीलेट किया, स्टार्ट मान लो ओ बी की तरफ गई, फिर वापस आई ओ ते, फिर ए की तरफ गई, फिर वापस आ गई, ठीक है, फिर बी ते गई, फिर वापस आ गई, फिर ए की तरफ गई। तो मतलब थ्रू आउट पहली तो लेके आखिरी तक जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, तो असी कहांगे कि ये अनडैम्प्ड ऑसीलेशन है, ठीक है। अनडैम्प्ड ऑसीलेशन का मतलब वो ऑसीलेशन जिस दे दौरान जो ऑसीलेटिंग बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। हुण बेटा ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਪਡ ऑसीलेशंस है ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, रियलिटी च की देखते हैं कि मान लो आ ਤੁਹਾਡਾ एक पेंडुलम है, तो अगर ये पेंडुलम है तो असी इस पेंडुलम ਨੂੰ ਇਦਾਂ साइड ਤੇ लगाए ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਇਹ ऑसीलेट कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ऑसीलेटिंग पेंडुलम ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਦਾਂ
ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੀ ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡੈਂਪਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨਡੈਂਪਡ ਔਰ ਡੈਂਪਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਡੈਂਪਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਅਗਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਂਪਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ। तो ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। तो मतलब डैम्पिंग फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करदियां, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ oscillations undamped oscillations। बट एक्चुअली रियलिटी ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ oscillations ਹੈ ਉਹ ਡੈਂਪਡ oscillations ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਡੈਂਪਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਬੌਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, तो जिस करके अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस शो कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ऑसिलेट ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, 에ਅਰ ਵਿਸਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੀਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀਜ਼ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸਿਸ, ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ। तो जिस कारण करके ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। तो ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਡੈਂਪਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਂਪਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ मतलब टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੋਡੀ ਰੁਕ ਗਈ। तो ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਂਪਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਡੈਂਪਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ, ਅਨਡੈਂਪਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਰਕ, ਫ੍ਰੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ, ਦੈਨ फोर्स्ड ऑसिलेशंस का फर्क। ठीक है बेटा, देखो हुन अज बेटा आप इत्थे तक ही रुक जाना वा